Namaskar, my name is Rahul and I welcome you on New Direction Classes 2.0. In this video, we are going to discuss chapter first of class 10, that is chemical reactions and equations. So let's start. सबसे पहले हमारे सामने हैं कुछ डेफिनेशंस। फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, ये क्या हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंज क्या है। Change in physical properties and no change occurs in the identity of the substance. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, लेंथ, कलर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड नो चेंज ऑकर्स इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर आइडेंटिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो लिखा है आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? क्या उसका कलर उसकी पहचान है? क्या उसकी शेप उसकी पहचान है? क्या उसकी लेंथ, उसकी डेंसिटी उसकी पहचान है? नहीं। किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी है कि वो किस टाइप के एटम से बना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उसके मॉलिक्यूल या कितने टाइप के एटम्स से वो बना है, वो है उसकी आइडेंटिटी। अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर इसमें से मान लो मैंने कर दिया HO, यानी कि हाइड्रोजन एक कम कर दिया, तो अब ये वाटर नहीं रहा, इसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। या मैं ये करूं कि H2O, O की जगह मान लो मैं कुछ और एलिमेंट यहाँ पर डाल दूं, उसके बाद ये H2 मान लो जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो, कोई भी वो एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो वो वाटर नहीं रहेगा। यानी कि वाटर की आइडेंटिटी H2O ही है। अगर इसमें से हमने कोई भी एटम हेर फेर किया तो उसकी आइडेंटिटी वो नहीं रहेगी। ये है आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मेरे पास है आइस, फॉर्मूला क्या है? H2O। ये बन गया किस में? लिक्विड में। फॉर्मूला क्या है इसका? H2O। वेपराइज कर दिया, क्या बन गया? वेपर्स की फॉर्म में। ये भी क्या है? H2O। तो फिर चेंज क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पे इसकी डेंसिटी अलग थी, शेप अलग टाइप की थी। यहाँ पे इसकी डेंसिटी अलग है, शेप अलग है। तो अगर इन चीज़ों में चेंज हो, अगर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी की सारी इनमें अगर चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी में चेंज हुआ तो हम उसको कहेंगे केमिकल चेंज। उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केमिकल चेंज। अब देखिए, मेल्टिंग भी क्या है? केमिकल चेंज, वो सॉरी फिजिकल चेंज। बॉइलिंग भी क्या है? फिजिकल चेंज। कंडेंसेशन क्या है? फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट केमिकल चेंज, व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विद अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे के साथ मिलता है और बनाता है एक नया सब्सटेंस। नया सब्सटेंस का मतलब क्या है? उसका जो नए सब्सटेंस जो बनेगा उसका मॉलिक्यूल इनसे अलग होगा। अब जैसे ये है Fe, मान लो ये है ऐसा, O2 ये है ऐसा, दो ऑक्सीजन है इसमें एक साथ। और अगर मैं बात करता हूं Fe2O3, ये Fe2O3 है, Fe2O3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें हमारे पास ये है Fe, ये है इनके बीच में एक ऑक्सीजन, ये है दूसरा Fe का एटम, और इसके साथ यहाँ पर है एक और ऑक्सीजन। यहाँ पर एक और क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक, दो, तीन है ऑक्सीजन और दो क्या हैं? दो हैं Fe के एटम। यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर अलग है। देखिए, इसका अलग था, इसका अलग था, अब इनके मिलने से जो बना है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि अब इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्या हो गई है? चेंज। इसको मैं कहूँगा केमिकल चेंज। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो भी केमिकल चेंज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है।
केमिकल इक्वेशन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल चेंज को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं वर्ड इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन को हमने हल्का हल्का यहाँ पे देख लिया है। अब है आपके सामने एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड स्लाइड। आप देख पा रहे हैं इसमें कौन कौन लोग हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं। विराट और अनुष्का दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, बॉन्डिंग हुई, संबंध अच्छे हुए, बॉन्डिंग हुई। क्या बना इनसे? विरुष्का इस कपल का नाम है, ठीक है। तो लोग इस कपल को बुलाते हैं विरुष्का। विराट से और अनुष्का से क्या लिया? VI ले लिया और उसका ले लिया, तो क्या बना इसे? विरुष्का। अब देखिए, अगर तो इसको मैं मान लेता हूं ये एक प्रकार का क्या है? चेंज है। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। दो चीजें मिले, दो एलिमेंट मिले, क्या बना? एक बना नया, जिसकी आइडेंटिटी अब क्या है? अलग है। इसकी नई आइडेंटिटी है विरुष्का। अगर मैं इनके नाम से इस इक्वेशन को लिखता हूं, विराट और अनुष्का, उससे क्या बना? विरुष्का। तो इसको मैं कहूंगा वर्ड इक्वेशन। इसको मैं क्या कहूंगा? वर्ड इक्वेशन। अगर मैं लिखता हूं उनको इनके सिंबल्स के साथ, तो मैं उसको कहूंगा क्या? केमिकल इक्वेशन। बात वही है। रिएक्टेंट और रिएक्टेंट क्या बना? प्रोडक्ट। अब देखिए, मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के संबंध अच्छे हुए, केमिस्ट्री अच्छी हुई, बॉन्डिंग हुई, क्या बना? H2O। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? वाटर। तो जो भी चेंज हुआ उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। ये इसको लिखा है वर्ड्स की फॉर्म में, इसको मैं कहूंगा वर्ड इक्वेशन। क्या कहूंगा इसको मैं? वर्ड इक्वेशन। इसको मैंने लिखा है सिंबल्स की फॉर्म में, इसको मैं कहूंगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और यहीं पे समझते हैं क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। नो मेंशन ऑफ द स्टेट एंड नो एटम बैलेंसिंग, कि ना तो उसमें ये मेंशन हो कि स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं, लेकिन हाइड्रोजन किस स्टेट में था, ऑक्सीजन किस स्टेट में था, ये सॉलिड में थे, लिक्विड में थे या गैस में थे, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है। वाटर अब किस उसमें मिला है ये, क्योंकि हमने बात करी H2O, आइस भी तो H2O है, लिक्विड भी तो H2O है, और वेपर की फॉर्म में है तो वो भी तो H2O ही है। तो हमने यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं कर रखा, ना तो स्टेट का मेंशन किया है और एटम भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो एटम बैलेंस का मतलब पता है क्या है? कि जो हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं वो एटम, और जो मिले हैं वो क्या हो? नंबर में सेम हो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। यहाँ पे भी कितनी है? 2। तो ये तो है इक्वल, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो यहाँ पे एटम के नंबर क्या है? सेम नहीं है। इसको मैं कहूँगा कि एटम बैलेंस नहीं है। अगर मैं किसी चेंज को या किसी इक्वेशन को सिंपल लिखता हूँ, सिर्फ ये डिपिक्ट करने के लिए कि कौन कौन से एटम उसमें मिले हैं और क्या हमें मिला है, उसको मैं कहूँगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम है, O2 के साथ मिला, क्या बना? MgO। ये नहीं लिख रखा कि क्या स्टेट है। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो ऑक्सीजन का नंबर क्या है? दोनों तरफ सेम नहीं है। इसको मैं कहूँगा यह है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन के बारे में और जानते हैं। जो एरो है, एरो के राइट साइड में लिखते हैं हम प्रोडक्ट को, क्या मिला? ये प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट को। जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स आपस में मिलके नई चीज बना रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। जो बाद में मिल रहा है हमें नया सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम प्लस के सिंबल के साथ लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो। प्रोडक्ट को हम अगर एक ही है तो एक लिखें, अगर एक से ज़्यादा है तो उनको भी हम क्या लिखेंगे? प्लस के साथ। आई होप यहाँ तक आपके
चीज़ें क्लियर हैं? और इस रिएक्शन में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि ये इससे इन दोनों से मिलकर ये बना है, तो बीच में किन किन चीज़ों का इसमें योगदान रहा, उनको हम लिखेंगे ऐसे, उनको हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है। जो बीच में हम लिखते हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, कि जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, तेज करते हैं, स्लो करते हैं। तो जिन चीज़ों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा और जो चीज़ इन्वॉल्व हुई हैं इस रिएक्शन में, उनको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए आगे है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि दोनों तरफ सेम टाइप के एलिमेंट के एटम सेम हो, सेम टाइप के एलिमेंट के एटम क्या हो, सेम हो। यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ मैग्नीशियम के एटम के नंबर क्या हो, सेम हो। ऑक्सीजन भी है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम के नंबर क्या हो, सेम हो। अगर सेम हैं तो हम उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम, अब इसको हम करते हैं बैलेंस करने की कोशिश। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल से सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे है मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन कितनी है, दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, एक। तो अगर मैं इसकी दो के साथ कर दूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, दो। उसके साथ में मैग्नीशियम का भी तो नंबर बढ़ा है, तो मुझे यानी क्या करना पड़ेगा, दो की इसके साथ भी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या बनेगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे दो मैग्नीशियम हैं, यहाँ पे भी दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ पे भी कितनी है, दो। ये दो अब पूरे मल्टीप्लाई में है, इसके मैग्नीशियम के साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेशन है और ऑक्सीजन के साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, जरूरत क्या है बैलेंस करने की, ये समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम क्यों करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस, तो ये जो लिख रखा है ना, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग ये लॉ करवा रहा है हमसे। अगर ये लॉ नहीं होता ना तो हम बैलेंस नहीं करते, लेकिन ये लॉ है तो बैलेंस करनी पड़ेगी। अब ये क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस में, एक केमिकल रिएक्शन में। कैसे, अब देखिए मास क्या है, मास किसी भी सब्सटेंस का मास बनता है उसके एटम से, एटम्स के अंदर किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो ये जो चीज़ है इससे बनता है किसी का भी मास, यानी कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मास। अगर एटम्स की हेरफेर हुई तो मास भी क्या होगा, चेंज। इसका मतलब क्या है, जो हम बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, जो हमने पिछली उसमें पढ़ा Mg प्लस O2 से क्या बना, MgO। Mg मैग्नीशियम के एटम का भी कुछ न कुछ मास है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, फिर उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, उनको जोड़ के हम इसका मास निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, दो है, एक एटम का मास निकाल के दो के साथ मल्टीप्लाई करके इसका भी मास आ सकता है, फिर हम इसका भी मास निकाल सकते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम है 12 पे, कितने पे, 12 पे। एटॉमिक नंबर है इसका कितना, 12। हम मानते हैं इसमें कि इसमें 12 ही क्या है, न्यूट्रॉन है और 12 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इसका मास हुआ 24 यूनिट। ऑक्सीजन कितना है, 8 पे है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 यूनिट। अब ये जो बना है इसमें एक मैग्नीशियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए एक मैग्नीशियम का, इसका जो एक मैग्नीशियम है उसका मास कितना हुआ, 24 प्लस ऑक्सीजन है उसका मास कितना हुआ, 16। तो ये कितना हुआ टोटल, 40। ये हुआ 40। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कितना है, ये जो लिख रखा है ये है एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास है ये, यानी कि यहाँ पे कितने हैं, दो। तो ये हुआ 16 प्लस और यानी कि 32। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ 32 तो 6 और 5, ये यहाँ पे बना इतना, यानी कि जो मिल रहे थे, जितना मास मिला वो तो है कितना, 54 यूनिट। लेकिन जो प्रोडक्ट के रूप में है, ये मिलने का यहाँ मतलब रिएक्ट करने का, तो जितना मास रिएक्ट किया वो है 54 और जो मिला वो कितना है, 40।
तो यानी कि बीच का मास कहाँ गया? ये नहीं होना चाहिए। ये जो लॉ है ये यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें से मास ऐसे ही ना तो प्रकट हो सकता है और ना ही गायब हो सकता है। तो हम इसको ठीक कैसे करें? इसको करते हैं ठीक। कैसे बैलेंस करते हैं इसको? यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 मैग्नीशियम प्लस O2, हमने अभी लास्ट में यही तो किया है, 2 MgO। अब यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम कितने हैं? 2 हैं। यानी कि अगर एक का मास एक का मास अगर 24 है तो दो का कितना हुआ? 24 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 है, तो दो का कितना हुआ? 32। सीधा लिखता हूँ मैं इसको। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ? 48 और 32, 80 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2 MgO, यानी कि सारे कितने हैं? 2 हैं। तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? 32। और मैग्नीशियम कितना है? 2, तो उनका कितना हुआ? 48, क्योंकि एक का कितना है? 24। यहाँ भी कितना हुआ? 80। तो क्या ये बराबर है? अब ये बराबर है तो मास बना है एटम से, अगर उनके नंबर हम दोनों तरफ कर देंगे इक्वल तो मास भी हमारा क्या आएगा? इक्वल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब हम कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे वो सीखते हैं। तो अब देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं Fe प्लस H2O। इससे क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस H2। जो पहला स्टेप है वो ये है कि इनको बॉक्सेस में बंद कर लो। बॉक्सेस में बंद कर लो। क्यों करना है? क्योंकि जब भी हम इनकी आगे करेंगे मल्टीप्लाई अलग अलग नंबर्स के साथ तो हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि वो मल्टीप्लाई एक ही एटम के साथ हो रही है या पूरे जो भी मॉलिक्यूल है सभी एटम के साथ हो रही है। बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं? जैसे Fe3O4 है, मान लो इसकी मल्टीप्लाई करी 2 के साथ, तो ये तो ठीक है, वो ये तो काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे Fe कितने हुए? 6 हो गए। 2 इंटू 3 कितना हुए? 6। लेकिन इस 2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, बच्चे वो नहीं करते, तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाती है? गड़बड़। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इनको बॉक्सेस में बंद कर लेंगे ताकि हमें पूरी की पूरी एक एंटिटी ये लगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो ध्यान रहे कि पूरे सबके सब जितने भी एटम हैं सबके साथ मल्टीप्लाई उसकी होगी। इसके लिए जरूरी है। अब देखते हैं, यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी एटम हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें उन सबके सिंबल से लिख लो और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने हैं वो लिख लो। अब रिएक्टेंट साइड क्या है? ये जो एरो है इसके लेफ्ट साइड ये है रिएक्टेंट साइड, ये क्या है? रिएक्टेंट साइड। और ये जो राइट साइड है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो Fe ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 हैं। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो रिएक्टेंट में कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में कितना है? 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे कितने हैं? 2। अब यहाँ पे सिलेक्ट करो कि ज़्यादा कौन सा है। ज़्यादा है हमारे पास ऑक्सीजन, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इससे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 4, यहाँ पे कितना है? 1 है। तो अगर मैं इसकी 4 के साथ कर दूँ मल्टीप्लाई तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर सेम होंगे? तो बिल्कुल ऑक्सीजन के नंबर क्या होंगे? सेम। तो करते हैं, इसकी कर दी 4 के साथ मल्टीप्लाई, बॉक्स से रखना है भाई साथ में। तो यहाँ पे Fe3O4 है और प्लस में क्या है? H2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है 4,
ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 4, यानी कि ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्या है सेम है। Fe यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो अगर मैं इसकी यहाँ 3 के साथ कर दूँ इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, यानी कि Fe भी क्या है दोनों तरफ सेम है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे कितने हैं देखो, यहाँ पे 2, कितने हुए 2 नहीं 4 भी तो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे हुए 8 और यहाँ पे कितने हैं 6। तो किसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 4 2 ज़ा 8। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, आयरन कितने हैं 3 हैं, यहाँ भी कितने हैं 3 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे भी कितने हैं 4। तो सारे के सारे क्या हैं इक्वल हैं, यानी कि ये हो गई है हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो अब मैं इसको कहूँगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ स्टेप्स। पहले करेंगे बॉक्स में बंद, लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम हैं, किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। फिर हम उनको काउंट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा है उससे करेंगे स्टार्ट, और बाकी बारी बारी से सबको क्या करेंगे इक्वल करते चलेंगे। जहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर से एक्स्ट्रा से जोड़ नहीं देंगे, बाहर से जोड़ना नहीं है मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ तक हमने इसको लिख लिया है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3Fe प्लस 4H2O। इसके बाद क्या बना Fe3O4 प्लस 4H2O। इसके बाद इसमें लिखना ज़रूरी है कि जो रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट में हमें मिल रहे हैं वो किस किस स्टेट में हैं। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो कौन से एटम या कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में था रिएक्ट करते हुए, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो आयरन की अगर हम क्या करें बात करें तो ये है सॉलिड में। क्या है ये सॉलिड में। अब ध्यान रखना है, देखो सॉलिड स्टेट अगर लिखनी है तो उसको हम लिखेंगे S के साथ, अगर लिक्विड लिखनी है उसको हम लिखेंगे L के साथ, अगर गैस लिखनी है उसको हम लिखेंगे G के साथ। इसके अलावा भी स्टेट है जिसको हम बोलते हैं एक्वस, उसको हम लिखेंगे A क्या उसे। अब ये एक्वस क्या है, एक्वस कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें पानी मिला है। उस मतलब क्या है पानी उसके अंदर मिला है। कोई भी एलिमेंट है अगर हमने उसके साथ लिख दिया एक्वस, यानी कि वो क्या है उसमें पानी मिला है। बस ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लिक्विड का मतलब क्या है उसकी स्टेट ही लिक्विड है। एक्वस का मतलब है कि पानी मिला है उसके अंदर। क्या मिला है उसके अंदर पानी मिला है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो अगर मैं इनकी लिखता हूँ स्टेट, अगर मैं इनकी लिखता हूँ स्टेट तो मैं क्या लिखूंगा, आयरन तो किस में है सॉलिड में है भाई, आयरन किस में है सॉलिड स्टेट में है। उसके अलावा क्या है H2O पानी किस में लिया है लिक्विड स्टेट में लिया है। किस में लिया है लिक्विड स्टेट में लिया है। जो Fe3O4 ये सॉरी जो लिक्विड ये H2O है ये वेपर है H2O के, यानी कि गैसेस फॉर्म में लिया है इसको। तो यहाँ पे जो H2O है हमारा वो है गैसेस फॉर्म में, हमने इसको लिया है वेपर्स के फॉर्म में। अब देखिए अब है नेक्स्ट जो Fe2O3 है, जो हमारा Fe2O3 है सॉरी Fe3O4 है, वो हमें मिला है सॉलिड स्टेट में। किसे मिला है सॉलिड में। और ये जो हाइड्रोजन है ये है गैस, ये क्या है गैस। तो अब हमने क्या किया इनके नंबर सेम कर दिए, साथ में क्या लिख दी स्टेट लिख दी। एक स्टेप और रहता है, वो क्या है जो एरो है इसके ऊपर हम लिखेंगे कि ये रिएक्शन जिस टाइम हुई या जहाँ हमने करवाई वहाँ पे टेम्परेचर क्या लिया हमने, प्रेशर क्या लिया, क्या हमने इस रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ और चीज़ भी ऐड की इसमें, जिसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कौन सा लिया है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वो सारी कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ एरो के ऊपर या नीचे, अबव या बिलो। या तो ऊपर लिख देंगे, पहले लिखेंगे ऊपर बाद में लिख देंगे नीचे, ठीक है। अगर कई बार गैस कंडीशन ज़्यादा है भी प्रेशर भी लिखना है टेम्परेचर भी लिखना है कैटालिस्ट कई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। तो ये है सारा का सारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। आई होप
मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। हमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में है तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये थोड़ी सी अलग टाइप कैटेगरी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो हमें ये भी सारा का सारा इसमें पढ़ना है। ये सारा का सारा हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PRECI, ये स्पेलिंग देख लेना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे सारा का सारा। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें अगर दो या दो से ज़्यादा, ध्यान रखना है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी कोई भी दो रिएक्टेंट हैं, उनके मिलने के बाद, कंबाइन करने के बाद क्या मिला है? एक मिला है, सी। ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि दो मिलेंगे एक बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? जब हम बर्न करते हैं कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयला का मतलब क्या है? कार्बन है। कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में गैसेस फॉर्म में, उससे क्या बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किस स्टेट में? गैस। तो ये एक चीज बनती है उससे, दो मिले हैं, क्या बना है? एक बना है, कंबाइन हुए हैं दोनों, उसको मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, वाटर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन है किस स्टेट में? गैस में। ऑक्सीजन भी किस में है? गैस में। दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, क्या मिलेगा? H2O। ये मिलेगा लिक्विड में। किस में मिलेगा? लिक्विड में। तो वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं एक प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, स्प्लिट्स का मतलब है टूटना, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एक कंपाउंड है, वो स्प्लिट होगा किस में? दो में, दो या दो से ज्यादा में, उसको मैं कहूंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा है बिल्कुल। एक है, एक से बने हैं दो या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये तीन तरीके से हो सकता है, तीन टाइप का है डीकम्पोजिशन रिएक्शन: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जहाँ भी थर्मल वर्ड आए उसका मतलब क्या है? हीट। उसका क्या मतलब है? हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ है। जहाँ भी फोटो आए, फोटो लाइट में अच्छी आती है, तो इसका मतलब क्या है? लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली। डिकम्पोजिशन कितने टाइप की है? तीन टाइप की है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए समझते हैं बारी बारी सर। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं और उस हीटिंग के बाद वो नए अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हमने उसको हीट किया है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या है जो लिख रखा है हमने, FeSO4 सॉलिड, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये ग्रीनिश कलर का है। किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, जो लिखा है Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक, ये डबल आर आएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये किस कलर का है? रेड ब्राउन कलर का है, भूरा लाल। ठीक है,
ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तो क्या है, गैसेस के फॉर्म में। तो यानी कि अगर मैं फेरस सल्फेट, एक ग्रीन कलर का कोई सब्सटेंस है, उसको मैं हीट करता हूँ तो मुझे रेड ब्राउन कलर का मिलता है और उसमें से गैसेस निकलती हुई मुझे नजर आती हैं, यानी कि वो टूट गया है और नई चीज़ बनी है। तो मैं कहूँगा उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीटिंग के बाद ये हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। जो CaCO3 है उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, ये है हमारा क्विक लाइम। और क्विक लाइम देखिए, ये हमारे फार्मर्स भी इसको यूज़ करते हैं। किसमें? जैसे कई बार क्या है, हम नॉर्मली जो बहुत सारी केमिकल्स यूज़ करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कई बार उन केमिकल्स की वजह से जो हमारी फर्टिलिटी है उस पर पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट। सोयल है जो हमारी, वो अगर एसिडिक हो जाए, क्या हो जाए, अगर एसिडिक, तो किसी भी वजह से अगर हमारी सोयल एसिडिक हो जाए तो उसको हम ट्रीट करने के लिए मिलाते हैं क्या, क्विक लाइम, ताकि ये इसकी एसिडिटी को क्या कर दे, कम कर दे या ख़त्म कर दे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें CaCO3 था, गर्म किया, इसमें टूट गया। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, तो वन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो ये इसमें ये है वैन, ठीक है। जब हम डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, तोड़ना, इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी सब्सटेंस में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वो डिकम्पोज हो जाए, वो अलग अलग सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे अगर वाटर है, इसमें से मैं पास करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से हमें मिलती हैं दो चीज़ें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये मैं कहूँगा कि H2O किस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन। और हुआ कैसे है, ये हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इसमें दिखा रखा है कैसे हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बैटरी है, एनोड है, कैथोड है, ठीक है। ये ग्रेफाइट की क्या है, रोड है। ये प्लास्टिक का मग है। ये जो टेस्ट ट्यूब हैं, ये ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि हम गैसेज इसमें देख सकें। अगर हम नॉर्मली इसमें से करंट पास करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, बबल्स मिल सकेंगे इन गैसेस के, और वो हम इन टेस्ट ट्यूब में आराम से देख पाएंगे। तो आप ये यूट्यूब पर इसका जो एनिमेशन है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन का मतलब अभी तक क्लियर है कि चीज़ें टूटेंगी। अगर वो टूटना उनका हो रहा है लाइट की वजह से, तो हम उसको कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो AgCl है, AgCl है हमारा सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम हीट करेंगे, सॉरी, जो लाइट के प्रेजेंस में हम इसको छोड़ देंगे, तो ये Ag अलग से और गैसेज इसमें क्लोरीन गैस अलग से क्या होगी, रिलीज होगी। ये क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ तक क्लियर है। डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, वो 3 टाइप का है, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान हमें रखना है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ये आप इस प्रकार से समझिए कि एक बेंच है क्लासरूम में, 3 लोग उस पर बैठे हैं, उस पर क्या बैठे हैं, 3 लोग उस पर बैठे हैं, ठीक है। इनमें से मान लो ये थोड़ा सा कमज़ोर है, एक आया चौथा लड़का जो स्ट्रांग था, मस्कुलर बॉडी थी, इसको ऐसे उठाया और बाहर निकाल दिया। अब इस बेंच पे इनके साथ कौन बैठेगा, ये, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यानी कि जो कम पावरफुल है उसको क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से, यानी कि जिसके साथ वो ऑलरेडी मिला हुआ है उसे, उसको निकाल के क्या कर देगा, बाहर कर देगा। उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या है, हमारे पास ये जो नेल्स हैं, ये जो कील हैं, इनके ऊपर है जिंक की परत। किसकी परत है इनके ऊपर, जिंक की परत।
और जो सोल्यूशन हमने इसमें ले रखा है वो है कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का। और नेल्स हैं, इनके ऊपर क्या है? जिंक है। तो यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे? मिक्स करेंगे। तो जो जिंक है वो किसके साथ मिक्स करेगा? CuSO4 के साथ। अब जिंक रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा, जिंक कॉपर से पावरफुल है। तो जिस सल्फेट के साथ ये अपना Cu बैठा था उसको यहाँ से उठाकर बाहर कर देगा कौन? जिंक, क्योंकि जिंक पावरफुल है। SO4 के साथ पहले कौन बैठा था? कॉपर। जिंक आया, इसको हटाया यहाँ से और खुद इसकी जगह बैठ गया। क्या बना? ZnSO4 प्लस Cu। अब Cu क्या है? अलग है। ये जो अपना कमजोर लड़का है ये अब अलग है। तो जिंक सल्फेट बना है और बना है कॉपर अलग से। इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जिंक आया, कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेस किया है तो क्या फर्क पड़ेगा? जो जिंक ये जो बना है ना वो अब ब्राउन सा कलर का है। किस कलर का है ये? किस कलर का है? ब्राउनिश कलर का है। इसमें हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें नेल्स को हमने डिप किया। हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा किसमें? ब्राउन से। क्यों? क्योंकि पहले कॉपर की वजह से ब्राउन उसका ब्लू कलर था, अब वहाँ पे क्या आ गया है? जिंक। तो ये ऑब्वियस है कि अब कुछ तो चेंज होगा और वो चेंज हुआ है कलर में। तो बाद में उसका कलर क्या होगा? ब्राउन कलर। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट ताकतवर हैं, कौन किससे कितना ताकतवर है। उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हमने इनकी लिस्ट बना रखी है कि कौन से एलिमेंट कितना ताकतवर है, कितना रिएक्टिव है। ये सबसे ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव। ये नीचे जैसे जैसे मूव करेंगे रिएक्टिविटी कम होगी। ये है सबसे कम रिएक्टिव, यानी कि जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये ध्यान रखनी है, ये टेबल याद करनी है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। देखो अब हमने क्या पढ़ा? कहाँ गया अपना कॉपर? देखो हमने क्या पढ़ा कि जो जिंक है वो कॉपर से क्या है? ज़्यादा पावरफुल है। जो ऊपर वाले हैं वो सारे पावरफुल हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। जो लास्ट जो हमने रिएक्शन पढ़ी वो क्या थी? जिंक ने कॉपर को हटा दिया। क्या यहाँ से ठीक है? ये जिंक पावरफुल है? बिल्कुल पावरफुल है, क्योंकि ऊपर है। ऊपर वाले सारे के सारे क्या है? पावरफुल हैं। तो ये टेबल आपको याद रखनी है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करनी सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कि आपको जो रिएक्टेंट पार्ट है वो दे देंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे। तो हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या अपने जो एलिमेंट हैं रिप्लेस कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को या नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से देख पाएंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट उनकी हो सकती है या नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछते हैं, जैसे जो हमने पिछली इक्वेशन करी है Zn प्लस CuSO4, वो पूछ लेंगे कि क्या इसके बाद इसमें कुछ चेंज होगा, क्या रिएक्शन कुछ होगी। अगर जिंक पावरफुल है तो इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस इसको यहाँ से कर देगा, तो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ये पावरफुल नहीं है, मान लो ये Cu प्लस ZnSO4 है, तो अब क्या रिएक्शन होगी? क्योंकि जिंक स्ट्रांग है, यहाँ कॉपर इसको हटा ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे अब रिएक्शन नहीं होगी। तो ये पूछेंगे कि क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें ज़रूरी है ये टेबल याद करनी, तो इसको ध्यान से रखना। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि दो कंपाउंड बनेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज से। अब म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है इसको समझते हैं। क्लासरूम है, 3 बच्चे बैठे हैं इसमें ABC, ठीक है। एक और बेंच है उस पर भी क्या बैठे हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं DEF। अब देखिए जो D है ना उसको इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, A और B के साथ, और C को भी इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, E और A के साथ, E और F के साथ।
डी को किसके साथ बैठना अच्छा लगता है, ए और बी के साथ। सी को किसके साथ बैठना अच्छा लगता है, ई और एफ के साथ। तो या ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपनी सीट क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी सीट चेंज। जब चेंज दोनों तरफ से हो रहा हो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज, बदली। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अपनी सीट बदल लेंगे। अब क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिलेगा कि डी यहाँ पे रहे, तीनों तीनों क्या हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गप्पे चल रहे हैं। ये जो सी है ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे मज़ा आ रहा है, तो ये यहाँ पे बैठा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज। किसका, आयंस का। इनको नाम दे लो क्या, आयन। किस में, दो कंपाउंड में। ये मान लो कि पूरा कंपाउंड था, ये अपना एक पूरा बेंच क्या था, कंपाउंड था। ये इसमें आयन थे, ये भी आयन थे, ठीक है। तो जो अपने आयन थे दो, वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, तो दूसरे के साथ उन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था, इसका हमने जनरल हमने इसको समझ लिया है। अब इसको हम समझते हैं फॉर्मूले के साथ। इसको हम समझते हैं किसके साथ, फॉर्मूले के साथ। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोडियम सल्फेट। क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, Na2SO4। इसमें पानी मिला रखा है। तो हमने बात की थी अगर किसी में पानी मिला हो तो हम उसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। इसको हमने मिला दिया है बैरियम क्लोराइड के साथ, बैरियम क्लोराइड। ये कैसा है, ये भी एक्वस में है, पानी मिला रखा है इसमें भी। इससे क्या मिला, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। ये हमने क्या है साथ में बैलेंस कर दी है। NaCl ये एक्वस है, यानी कि इसमें भी थोड़ी सी नमी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कलर चेंज करें इसका थोड़ा सा। देखो ये है हमारे पास Na, किसके साथ मिला है ये, SO4 के साथ। किसके साथ मिला है, SO4 के साथ मिला है। ये है Ba, ठीक है। किसके साथ मिला है, पहले Cl2 के साथ बैठा है। लेकिन दोनों आपस में ठीक है, मतलब काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा मज़ा Ba को आता है इसके साथ, और Na को भी किसके साथ आता है, Cl2 के साथ। नमक का फॉर्मूला पढ़ा है, NaCl। देखते हैं हम, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। तो आयंस का होगा यहाँ पे एक्सचेंज, BaSO4 के साथ और NaCl2 के साथ। अब आयन क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे जो बना है ना Na2SO4, ये हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम बेसिक करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए क्या है। अब देखो जो सोडियम है वो है 11 पे, किस पे, 11 पे, यानी कि 2, 8, 10 और 1, 11। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की हेरफेर होगी आयन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हेरफेर होगी, आयंस बनेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन लिए हों किसने या इलेक्ट्रॉन दिए हों, तो दोनों क्या बनेंगे, आयन। सोडियम के पास है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर देगा किसको, सल्फेट को। किसको, सल्फेट को, SO4 को। अब इसको चाहिए दो, इसको क्या चाहिए, दो। तो इसके लिए हम चाहेंगे 2 सोडियम। तो 2 सोडियम मिलके इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी कि दे दिया तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो उसको हम कहेंगे Na पॉजिटिव। अब ये जिसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लग गया वो है आयन। वो क्या है, आयन। इसको हम डीप में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको इतना ही ध्यान रखें। तो अब देखो ये, अब जो हमारे अच्छे अच्छे लोग थे अब वो अपने अपने लोगों के साथ हैं। BaSO4 एक साथ हैं, क्यों, क्योंकि खुशी मिलती है। NaCl क्या है, एक साथ हैं, क्यों, क्योंकि खुशी मिलती है, केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डबल क्यों, क्योंकि 2 लोग बदले हैं। सिंपल जो हमने लास्ट पढ़ी वो थी डिस्प्लेसमेंट एक्शन, क्योंकि उसमें एक बदला है। इसको हम कहेंगे डबल, क्योंकि इसमें 2 बदल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है।
उसके अलावा और क्या है? अब देखिए, यहीं पे हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो BSO4 है ना, वो प्रेसिपिटेट बना है। क्या बना है वो? प्रेसिपिटेट है। यानी कि जो भी हमने कंटेनर लिया, जो भी हमारा लिक्विड था ना, तो ये यहाँ पे ऐसे नीचे बैठ जाएगा इसके, ठीक है। इसमें मतलब घुला हुआ ये पड़ा रहेगा इसमें, लेकिन अलग से दिखेगा। जैसे हमने मिट्टी डाल दी पानी के अंदर तो वो नीचे बैठ गई, तो ये उस टाइप में मिलेगा हमें। इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है। इसकी मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा, सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि इसको हम, ये जो पूरी रिएक्शन हुई है ना, देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और इसमें प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, तो इसको मैं कहूँगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वापस अपना रंग बदलते हैं भाई। तो ये आ गया वापस अपना नया रंग। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो रही हो, ऐड अगर हो रही हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो इन दोनों कंडीशन को, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रही हो, इन दोनों को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकले। तो देखिए, जब मैं क्या करता हूँ, किसी भी सब्सटेंस को मैं जलाता हूँ, ठीक है, तो कार्बन है सॉलिड में, अगर मैं उसको बर्न करता हूँ तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। अब देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसको मैं कहूँगा कि इसमें जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। अब ये तो है इसका, हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका और एग्जांपल क्या है? हमने मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम है, हमने उसको भी क्या किया? हीट किया, तो वो भी क्या बनेगा? MgO। ये बैलेंस भी करनी है। यहाँ पे O कितने हैं? 2 यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? CO2। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? 1 है, तो ये हमने किया भी था इसको, तो ये हो गया। तो यहाँ भी मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ये जो दोनों है वो किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्सीडेशन ही। अगर मैं हाइड्रोजन के रिमूवल की बात करता हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ेंगे कार्बन में, जिस टाइम पे हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वहाँ पे ये हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे। इससे हमें मिल रहा है ये, ठीक है। एक क्या है इसमें? इथेनॉल है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, और ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे कितनी है? 4। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, 1 है। यानी कि ऑक्सीजन तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 6 से कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? 2 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुए हैं या नहीं हुए हैं? अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो उसमें या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। अब चलते हैं रिडक्शन के ऊपर। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। अगर, अब ये उसका उल्टा है ऑक्सीडेशन का, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन, और रिमूवल किसका हो रहा हो? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। जैसे अगर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है नाइट्रोजन। क्या है हमारे पास? पहले हम इस तरीके से देखते हैं, हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, उसमें हमने मिलाई हाइड्रोजन, उसमें हमने क्या मिलाई? हाइड्रोजन, तो हमें मिलता है NH3। अब देखिए बैलेंस करना है इसको, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो 2 कर देंगे इसको। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए? 6,
तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6 नहीं 6 नहीं करेंगे, वही 6 टू जा कितना हो गया 16, सॉरी 12, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 टू जा 6। तो अब देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास यहाँ है नहीं, यहाँ क्या इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो मैं कहूँगा कि ये हमने रिडक्शन कर दी है किसकी, नाइट्रोजन की। क्लियर है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। मान लो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, उसमें मिला दी मैंने क्या, हाइड्रोजन, तो मिला क्या Cu प्लस H2O। अब देखिए इस एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे रिडॉक्स भी और रिडक्शन भी। यहाँ पे कॉपर है, इसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ से ये गया यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉपर है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, नहीं। यहाँ पे क्या इसके पास ऑक्सीजन है, तो है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब दोनों रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडक्शन क्या है, मैं इसमें बोल सकता हूँ कि कॉपर क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर इन इज रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और अब हम देखते हैं दो टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए एजेंट का मतलब क्या है, जो बीच में हमारा काम करवाता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, वो खुद नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा, वो किसी को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, वो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसी को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है या किसी को रिड्यूस करवा रहा है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारे पास एग्जांपल है वो देखिए, यहाँ पे CuO है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। किसकी हेल्प से हुआ है, अगर ये कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन जो है ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करता, तो क्या हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो पाता, नहीं। तो यानी कि इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दी है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का इसने करवाया है ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस, किसने करवाया है, हाइड्रोजन ने कराया है रिड्यूस इसको। अगर हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन नहीं लेता तो क्या ये रिड्यूस हो पाता, तो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा रिड्यूसिंग एजेंट, इसको मैं कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो सिंपल समझते हैं, जिसका हो रहा है रिडक्शन, जिसका हो रहा है रिडक्शन वो तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका हो रहा है रिडक्शन वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये दो टर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में चलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो हमने डिवाइड कर रखा है रिएक्शंस को, किसके बेस पे, ये है हीट के बेस पे या एनर्जी के बेस पे। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट हमें मिलती है, रिएक्शन हुई उसमें से हीट बाहर निकली, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं उसके साथ हमें मिल रही है हीट, वो है एक्सोथर्मिक। हीट का यहाँ पे मतलब है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हीट एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी हमें मिल रही है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वहाँ से हीट मिलती नहीं है, उनको हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है
उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पे विच आएगा, ये विच लिख रखा है तो यहाँ पे आएगा विच, विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू इज कॉल्ड। तो जो रिएक्टेंट हैं उनको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें उसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था, वो इसी का एग्जाम्पल है। वहाँ हमने हीट सप्लाई की, जो हमारा रिएक्टेंट था लेफ्ट साइड में वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो हमें क्या मिले, प्रोडक्ट। तो वो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो अगर हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं मोस्टली वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन मान लेते हैं वुड है, क्या है, वुड, लकड़ी, लकड़ी भी तो कार्बन का ही रूप है। तो हमारे पास है कार्बन, हम उसको क्या करेंगे, जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो वहाँ रहेगी, क्या मिलेगा, CO2। क्या अकेली CO2 मिलेगी, हीट भी तो मिलेगी साथ में, लाइट भी तो मिलेगी, वो एनर्जी के फॉर्म है। तो एनर्जी वहाँ से निकल रही है, एग्जिट हो रही है, वहाँ से एमिट हो रही है, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या है, ठीक है, अगर हम देखते हैं एंडोथर्मिक की, तो इसका एग्जांपल हमारे पास है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, नाइट्रोजन है, गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, गैसेस फॉर्म में है, रिएक्शन होगी, बनेगा NO, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में। इसमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ती है हीट, या मैं कहूँ एनर्जी। तो इसको मैं कहूँगा ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक बात, जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्शन में, उसको हम दिखाते हैं डेल एच से। किससे, डेल एच से। अगर एनर्जी निकल रही है तो वो एनर्जी होगी माइनस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो होगी माइनस के 393 अप्रॉक्सीमेट इतना है किलो जूल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस। अगर हीट निकल रही है तो वो तो है माइनस, अगर मुझे देनी पड़ रही है तो मैं उसको कहूँगा प्लस। तो मैं इसको क्या कहूँगा, प्लस। तो जैसे इस रिएक्शन में मुझे अराउंड 180 किलो जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा प्रोडक्ट है वो बन पाएगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ लिया। अब उसका इफेक्ट क्या है हमारी डेली लाइफ में। कोरोजन क्या है, व्हेन ए मेटल is exposed to substances such as moisture or acid etc. For some time, a layer of hydrated oxide is formed, which weakens the metal and hence metal is said to be corroded. कुछ नहीं है, आयरन को हमने देखा है, अगर हम उसको मॉइस्चर कि उसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट में, या मैं कहूँ कि हमने उसको बाहर छोड़ दिया तो वहाँ पे मॉइस्चर मिलेगी उसको। अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में हमारा आयरन आ जाता है तो उसके बाद क्या लगता है, उसको जंग लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो मेटल का एयर और मॉइस्चर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आने से जो उसमें चेंज होता है, जिसकी वजह से मेटल हमारी कमज़ोर होती है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन और रस्टिंग में फ़र्क क्या है, अगर देखो कोरोजन क्या है कि मेटल कांटेक्ट में आई एयर और मॉइस्चर या एसिड के, तो वहाँ से वो वीक होने स्टार्ट हो गई, केमिकल रिएक्शन हुई, वीक होने स्टार्ट हो गई। अगर वो मेटल आयरन है तो मैं उस कोरोजन को बोल दूंगा रस्टिंग। स्पेसिफिक आयरन के केस में हम उसको रस्टिंग कहेंगे, बाकी अगर और कोई मेटल है तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। हमने देखा सिल्वर, चांदी, कुछ टाइम के बाद उस पर एक ब्लैक लेयर कोट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कॉपर को देखा हमने, कॉपर के ऊपर कैसी होती है, ग्रीन। तो ये है किसके, कोरोजन एग्जाम्पल। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन है जैसे लोहे की कील है, उसके ऊपर हमने कोट कर दिया है कौन, जिंक। जिंक की परत को मैं लोहे के ऊपर जब कोट कर देता हूँ वो बनती है मेरे, उसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके दूसरी एक मेटल के ऊपर दूसरी के ऊपर जब हम उसको कोट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक सिंपल है पेंटिंग, पेंट कर देते हैं हम। घर में हमने गेट पे पेंट कर रखा है, किस लिए कर रखा है? ताकि उसको जंग ना लगे। आगे है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। जो भी हमारा खाना है, जो भी हमारा भोजन है, जब हम उसको लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं एयर के एक्सपोजर में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एक प्रकार से जो फूड है उसका खराब होना, वो है रेंसिडिटी। और वो क्यों होती है? जो भी उसके अंदर देखो, हमारा जो भोजन है उसमें फैट है और अगर उसमें ऑयल्स भी हैं, तो ये जो फैट और ऑयल है वो बाहर से ऑक्सीजन को ले लेती हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, और होगा किस वजह से? बाहर छोड़ने से। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। हमारे पास फूड है, बाहर छोड़ा, ऑक्सीडेशन हुआ किसका? फैट और ऑयल का। वो क्या हो गया? खराब हो गया, स्मेल उसकी चेंज हो गई, टेस्ट भी उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं? फ्रिज में रखो भाई। किस में रखो? फ्रिज में रखो। बाहर की जो एयर है उसके कांटेक्ट में मत आने दो। या ऐड कर दो उसमें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वो एजेंट हैं या वो केमिकल हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ऐसे कंटेनर में फूड को रखो जिसकी वजह से जिनमें वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, पैकिंग अच्छी सी हो उसकी। तो इस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं, हमारा जो भी फूड है उसको खराब होने से। तो हमने पढ़ लिया कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? गैल्वेनाइज कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, पेंटिंग कर लो। रेंसिडिटी, भोजन का खराब होना, कैसे रोक सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो उसमें, एयर टाइट कंटेनर में रखो, फ्रिज में रखो। तो ऐसे हम उनको रोक सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। ये फर्स्ट चैप्टर था, बिल्कुल बेसिक्स से करवाया है और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम करेंगे सेकंड चैप्टर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।